पहाड़ों को बीच से चीरकर अपना रास्ता बनाती है, या फिर मतलब एक ऐसी नदी जो 500 किलोमीटर बहने के बाद अचानक जमीन में ही गायब हो जाती है। हाँ, और वो कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। या फिर जैसे कोई ऐसी नदी जो अपने साथ इतना मलबा ले आए कि खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर दे। बिल्कुल, मतलब भयंकर तबाही मचा दे। नदियां किसी भी देश के रक्त संचार तंत्र यानी एक तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होती हैं। कुछ बहुत ही शांत और जीवनदायिनी होती हैं, तो कुछ इतनी बागी होती हैं कि पूरा भूगोल ही बदल देती हैं। एकदम सही तुलना है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की कुछ ऐसी ही प्रमुख और बहुत ही विशिष्ट नदियों के पीछे के विज्ञान, उनके इतिहास और पारिस्थितिकी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बल्कि हमें ये समझना है कि एक नदी भ्रंश घाटी में क्यों बहती है, या किसी नदी को जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है। जी हाँ। और ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब परीक्षाओं में सीधे सवाल नहीं आते हैं। हाँ, मतलब अब उन्हें रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अब सवाल नदियों के व्यवहार पर होते हैं। हमारा उद्देश्य उस भौगोलिक क्यों और कैसे को समझना है, क्योंकि ये नदियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं है। मतलब ये पहाड़ों की प्राकृतिक आरी हैं, सदियों पुराने व्यापारिक मार्ग हैं और कई बार औद्योगिकरण की शिकार भी हैं। तो चलिए इन भौगोलिक रहस्यों को अनपैक करते हैं। शुरुआत उन विशाल हिमालयी नदियों से करते हैं जो भारत के बाहर से आती हैं। शुरुआत में सबसे पहला नाम है सतलुज नदी का। हाँ, सतलज बहुत ही खास है। मतलब इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास जो राकस ताल है, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, वहां से होता है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई शिप्की ला के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। जी, ये इसका बेसिक मार्ग है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्रोत कहता है कि सतलज हिमालय की विशाल श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज या कहें महाखड्ड बनाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक नदी इतने विशाल पहाड़ को कैसे काट सकती है। मतलब पहाड़ तो नदी से ज्यादा मजबूत होता है ना? अच्छा, यहीं तो भूगोल का सबसे दिलचस्प पहलू छिपा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर एक शब्द आता है, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसेडेंट रिवर। सतलज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी मतलब जो पहले से हो? एकदम सटीक। जब हम कहते हैं कि ये पहाड़ को काटती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ पहले से खड़ा था और नदी ने आकर उसे तोड़ दिया, बल्कि सच्चाई ये है कि सतलज नदी हिमालय के बनने से भी पहले से वहां बह रही है। अरे एक मिनट, नदी पहाड़ से पुरानी है, ये कैसे संभव है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। करोड़ों साल पहले जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराईं, तो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। वो पहाड़ बहुत धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठ रहा था। अच्छा, और नदी वहीं थी? बिल्कुल। उस समय सतलज अपने रास्ते पर बह रही थी। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठी, नदी के पानी के तेज बहाव ने उसे उसी दर से काटना शुरू कर दिया। मतलब नदी अपनी जगह पर बनी रही और उसके दोनों तरफ के पहाड़ ऊंचे होते गए। क्या बात है! मतलब नदी ने पहाड़ को उठने तो दिया, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलने दिया। जी हाँ, लाखों सालों की इस प्रक्रिया ने एक बहुत गहरी खाई यानी गॉर्ज का रूप ले लिया। शिप्कीला दर्रे के पास जो गॉर्ज है, वो इसी लगातार कटान का नतीजा है। ये वाकई हैरान करने वाला कंसेप्ट है। एक प्राकृतिक आरी जो कभी रुकी ही नहीं। अच्छा, अब इसी हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली एक और नदी की बात करते हैं, जो अपना रास्ता बदलने के लिए ही कुख्यात है, कोसी नदी। जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में 3 मुख्य धाराओं सुनकोसी, अरुणकोसी और तमोरकोसी के संगम से बनती है। वैसे कुल 7 धाराएं हैं और 720 किलोमीटर का सफर तय करके ये बिहार के कुर्सेला, जो कटिहार के पास है, वहां गंगा में मिल जाती है। हाँ, इसका मार्ग बहुत ही अस्थिर है। इसे देखकर मुझे हाईवे पर चलने वाले एक ऐसे बेचैन यात्री की याद आती है, मतलब जिसे एक लेन में चलना बर्दाश्त ही नहीं है। वो बार बार लेन बदलता है और एक्सीडेंट करवाता है। बहुत ही सही एनालॉजी है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या कोसी का ये मार्ग बदलना
सिर्फ उसका प्राकृतिक स्वभाव है, या ऊंचाई से आने वाली इन 7 तेज धाराओं का कोई विज्ञान है जो इसे इतना विनाशकारी बनाता है? देखिए, कोसी का ये व्यवहार पूरी तरह से ढलान और भौतिकी के नियमों पर आधारित है। जब ये 7 धाराएं हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई और खड़ी ढलान से नीचे उतरती हैं, तो पानी की गति बहुत प्रचंड होती है। जाहिर है, ऊपर से आ रही हैं तो स्पीड होगी। हाँ, और गति तेज होने के कारण ये अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी यानी सिल्ट बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ही कोसी नेपाल के पहाड़ों को छोड़कर बिहार के समतल मैदानों में प्रवेश करती है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ढलान अचानक खत्म हो जाती है। और ढलान खत्म होने से पानी की गति कम हो जाती होगी। एकदम सही। और जैसे ही पानी की गति कम होती है, उसके अंदर उस भारी गाद को बहाकर ले जाने की ताकत नहीं बचती। वो सारा सिल्ट नदी के तल में वहीं जमा होने लगता है। अच्छा, मतलब वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो जमाव इतना बढ़ जाता है कि नदी का अपना ही रास्ता रुक जाता है। अब पानी तो पीछे से आ ही रहा है, उसे कहीं तो जाना है, तो पानी उस गाद के ढेर को छोड़कर अगल बगल के नए रास्तों से बहने लगता है, जिसे हम मार्ग बदलना या विसर्पण कहते हैं। जी। और चूंकि यह मैदानों में होता है जहां घनी आबादी है, इसलिए यह अचानक आई बाढ़ बहुत विनाशकारी साबित होती है। मतलब कोसी नदी का खुद का पानी और उसकी लाई हुई गाद ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। खैर, हिमालयी क्षेत्र से ही एक और महत्वपूर्ण नदी का जिक्र स्त्रोत में है, सोन नदी। हाँ, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बिल्कुल, ये अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये प्रायद्वीप के ढलान को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन तो अब प्राकृतिक बाढ़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पठारों की ओर चलते हैं, जहां प्रकृति का नहीं बल्कि इंसान का किया हुआ विनाश दिखता है। बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी का अध्ययन पर्यावरण और आर्थिक भूगोल दोनों के लिए बहुत अहम है, खास तौर पर यूपीएससी के छात्रों के लिए। हाँ, स्रोत के अनुसार इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार की खमारपाट पहाड़ी से होता है। 541 किलोमीटर लंबी ये नदी बराकर, जमुनिया और बारकी जैसी सहायक नदियों के साथ बहती है और अंत में ये रूपनारायण नदी का पानी समेटते हुए कोलकाता से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी में मिल जाती है। राइट। लेकिन यहाँ एक तकनीकी शब्द आया है कि ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इससे पहले कि हम इसके विनाश की बात करें, क्या हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एक सामान्य घाटी और भ्रंश घाटी में क्या अंतर होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। सामान्य घाटियां, जैसे कि अभी हमने सतलुज या कोसी के मामले में देखा, वो नदी के पानी द्वारा पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं। उन्हें वी आकार की घाटियां कहते हैं। हाँ, वो नदी खुद बनाती है। बिल्कुल। लेकिन भ्रंश घाटी नदी नहीं बनाती। ये टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनती है। जब जमीन के 2 समानांतर हिस्से अपनी जगह पर रहते हैं और उनके बीच का हिस्सा धंस जाता है, एक दरार या खंदक की तरह, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भी इसी तरह की रिफ्ट वैली में बहती हैं। अच्छा, तो दामोदर नदी भी ऐसी ही एक प्राकृतिक रूप से बनी दरार से होकर गुजरती है? जी हाँ, ये दरार ही इस नदी का रास्ता तय करती है। समझ गया। और ऐतिहासिक रूप से ये नदी बहुत समृद्ध रही है। 1881 में इसी दामोदर नदी से ईडन नहर निकाली गई थी, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी थी। लेकिन यहीं एक भयंकर विरोधाभास देखने को मिलता है। आप बंदाल का शोक और उस जैविक मरुस्थल की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। जिस नदी ने कभी पूरे क्षेत्र को पोषित किया, उसे न सिर्फ बंगाल का शोक कहा गया, बल्कि आज के समय में गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच का 300 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से एक जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट बन चुका है। मैं यहाँ रुककर इस पर जोर देना चाहूंगा। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। मतलब मरुस्थल सुनते ही हमारे दिमाग में रेत, सूखा और पानी की कमी आती है। पानी से लबालब भरी हुई एक बहती नदी मरुस्थल कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें पर्यावरण भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझना होगा। जैविक मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वहां पानी नहीं है। इसका मतलब है कि उस पानी में अब जीवन नहीं है। जीवन नहीं है मतलब प्रदूषण की वजह से?
जी, छोटा नागपुर पठार और दुर्गापुर का क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला और औद्योगिक हब है। दशकों तक इन कारखानों का बिना उपचार किया हुआ कचरा, जहरीले रसायन और कोयले की राख सीधे दामोदर नदी में डंप की गई। एक मिनट, तो क्या उस कचरे ने नदी के जीवों को सीधा जहर देकर मार दिया?